ओके बच्चे, तो बेटा हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था साउंड, जिसमें हमने पढ़ा था कि साउंड एक तरह की एनर्जी होती है, ठीक है, जो वेव्स की फॉर्म में चलती है, और वेव्स खुद दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? लॉन्जिट्यूडनल। साउंड वेव किस तरीके की वेव है? ट्रांसवर्स या लॉन्जिट्यूडनल? तो थोड़ा सा आपको इसमें बता दूं क्या है। साउंड वैसे तो लॉन्जिट्यूडनल है, अगर साउंड कभी भी लिक्विड्स या फिर गैसेस में ट्रैवल करती है तो वो लॉन्जिट्यूडनल ही होती है, लेकिन सॉलिड्स में इट ट्रैवल्स एज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? जिसमें मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और जिसमें मीडियम पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं आगे पीछे, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, उसे हम लॉन्जिट्यूडनल। तो बताना ऐसी कौन सी वेव होती है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, और जिसमें लिखा होगा अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, वो ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। लाइट किस तरीके की वेव है? ट्रांसवर्स या लॉन्जिट्यूडनल? लाइट नहीं, लाइट जो है बेटा वो ट्रांसवर्स वेव होती है। जैसे कि अगर एक स्टोन थ्रो करें पॉन्ड ऑफ वाटर पे, तो उस पर वेव्स बनती हैं इस तरीके से, उसे हम ट्रांसवर्स कहते हैं। क्यों ट्रांसवर्स कहते हैं? क्योंकि वेव इस तरीके से जो ऐसे वेव्स आ रही हैं उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसे है, लेकिन उसमें जो मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं 90 डिग्री टू द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, तो उसे हम ट्रांसवर्स कहते हैं। ऐसे ही लाइट वेव्स में बोले सर ऐसा क्या चीज़ होती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है जिस वजह से आप उसे ट्रांसवर्स कह रहे हैं? ट्रांसवर्स तब कहते हैं जब परपेंडिकुलर हो। लाइट वेव में क्या परपेंडिकुलर होता है? डिटेलिंग तो आप इसकी 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी सिर्फ शब्द जानने के लिए आप सुन लो। लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बोला मैंने बोला जैसे लाइट ट्रैवल कर रही है, बल्ब से लाइट निकल रही है, लाइट ऐसे जा रही है, तो लाइट जो जा रही है, लाइट कंसिस्ट ऑफ क्या? लाइट में होता क्या है? तो लाइट क्या है? लाइट एक तरीके की एनर्जी है जिसमें एनर्जी दो फॉर्म्स में उसमें समाई होती है। कौन कौन सी फॉर्म्स में? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। लाइट अगर कहीं जा रही है तो वहाँ क्या जा रहा है एक्चुअली? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड्स होती हैं, लेकिन दोनों की दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए हम उसे कौन सी वेव बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। तभी तो लाइट वेव्स का पूरा नाम जितनी भी हैं सन से जैसे आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट यानी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दे कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। दैट्स वाई ऐसी टाइप्स ऑफ वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। एंड सच टाइप ऑफ वेव्स डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम। लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मीडियम हो अगर एयर, लिक्विड या गैस, मतलब एयर, लिक्विड, सॉलिड, किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है लाइट, अगर वो मीडियम ट्रांसपेरेंट है, और मीडियम ना हो तो भी ट्रैवल कर लेगी। लेकिन साउंड वेव को तो मीडियम की ज़रूरत है। तो पहले ज़रा ये बात कर लें कि लाइट वेव और साउंड वेव्स में डिफरेंस क्या है। साउंड वेव एंड लाइट वेव। तो बिना बुक से देख के बताइए जो आप डिफरेंस एसोसिएट कर सकते हैं इन दोनों में। पहला, इट नीड्स अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है। और एक स्पीड कह सकते हैं। स्पीड इज वेरी लो, स्पीड इज वेरी हाई। क्या स्पीड होती है लाइट की? इसका मतलब ये है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल लेती है ये वाली वेव। जो लाइट वेव होती है 1 सेकंड गुजरा और 3 लाख किलोमीटर, जबकि इसकी स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। मात्र 1 सेकंड में 332 मीटर ही चल पाती है। तो साउंड की स्पीड जो होती है कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है। और कोई डिफरेंस बता सकते हैं? साउंड वेव ट्रांसवर्स है, साउंड वेव ये लॉन्जिट्यूडनल होती है जनरली,
ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल, जबकि ये ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, ये 3 मेन डिफरेंसेस हैं इसमें, एक स्पीड का, एक वैक्यूम वाले का, मीडियम वाले का, और एक ट्रांसवर्स का। यही 3 है। बुक में जो टेबल बना रखी है कंसाइज की, उसमें 5 डिफरेंसेस कर दिए हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए, पहला और दूसरा डिफरेंस ज़रा पढ़िए, वो दोनों का मतलब तो सेम ही है। पहले दूसरे डिफरेंस में लिखा है, पहले में लिखा है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और दूसरे में लिखा है दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। तो ये बात एक ही है ना। साउंड वेव में लिखा है दे आर मैकेनिकल। अरे मैकेनिकल का मतलब यही होता है विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम, तो उसे दूसरे पॉइंट में करके क्यों लिख रहे हो? ठीक है, फिलहाल चलिए नेक्स्ट बात हम करें कि ये जो लाइट वेव्स होती हैं ना, इनकी वेवलेंथ काफ़ी कम होती है। लाइट वेव्स की वेवलेंथ काफ़ी कम होती है, साउंड वेव्स की वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। ये आपको याद करना ही करना है। अच्छा, हाँ जी सर, सर अभी पढ़ा रहा हूँ मैं क्लास में। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जी ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ हाँ ठीक है। अच्छा बेटा, वैसे ही 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। जो साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स किसी मीडियम में चलती हैं, तो साउंड वेव की स्पीड जो होती है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, इस फैक्टर्स अफेक्टिंग साउंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या? अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड? सबसे पहले तो मीडियम पे, है ना। क्या आपको पता है साउंड सबसे ज़्यादा किस मीडियम में ट्रैवल करती है? किस? यस, सॉलिड्स में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड्स में, और उससे कम गैस में सबसे कम स्पीड होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं एयर की, तो एयर में मालूम है कितनी स्पीड होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे? एयर में स्पीड होती है, अभी तो बोला 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चलो 20 डिग्री सेल्सियस पे लिख ले रहे हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड। जबकि वाटर में पता है कितनी स्पीड होती है? वाटर में होती है, अप्रॉक्स लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, 1500 ऐसी कुछ, 1530, 1520 ऐसे कुछ होती है, 1531, मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूँ, 1500 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें स्टील की, अगर स्टील में साउंड ट्रैवल करे तो स्पीड होती है लगभग 5100 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली लिखी है यहाँ पे भी। तो आप देखिए सॉलिड्स में बहुत तेज स्पीड से चलती है, एयर में कम स्पीड से, वाटर में और थोड़ी ज़्यादा, और स्टील में सबसे ज़्यादा स्पीड से चलती है। बात समझ पा रहे हो? तभी पता है क्या करते हो, सामने से ट्रेन आ रही है, बहुत दूर है, दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है हवा में से आती हुई, तो कैसे पता करते हैं कि ट्रेन तो नहीं आ रही है? ट्रैक के नीचे लेट जाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, वो जो पटरी होती है, पटरी पे कान लगा के सुनते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है। क्यों? क्योंकि ट्रेन जब आ रही है तो ट्रेन की जो गड़गड़ाहट साउंड है वो एक हवा से भी आ रही होगी और एक पटरी के थ्रू भी आ रही होगी। लेकिन पटरी सॉलिड स्टेट में है, स्टील की बनी हुई, और वहाँ से आ रही है तो एयर से आ रही है ऊपर से, किस में ज़्यादा तेज़ चलेगी? तो स्टील में पहले सुनाई दे जाती है, इसलिए कान लगा के आप साउंड सुन सकते हैं, ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है पहले स्टील में पता चल जाएगी। बात समझ पा रहे हो? फिलहाल बात आई, यस श्रिया, बाई पुटिंग, यस बिल्कुल सही, ठीक है शौर्य। अच्छा, फिर बात आई 322 नहीं है बेटा, 332 है शौर्य। अच्छा, फिलहाल दूसरा फैक्टर, मीडियम पे तो आपने कह दिया, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है स्पीड। मोर द टेम्परेचर, मोर विल बी द
जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा स्पीड भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आपने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पे एयर में कितनी स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड, जबकि 20 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ जाती है स्पीड। बात समझ पा रहे हो? हालांकि किस टेम्परेचर पे क्या स्पीड हो जाती है इसका फॉर्मूला 10th क्लास में ना दे रखा है ना पूछा जाना है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कई बच्चे तैयारी करते हैं ओलंपियाड वगैरह की और एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो उसमें पूछ लिया जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं जनरली बताता चलता हूँ कि ये जान लो, ये जान लो। हालांकि बोर्ड में नहीं पूछा जाना है। किसी भी टेम्परेचर पे लाइट साउंड की स्पीड कितनी होगी एयर में, उसका फॉर्मूला होता है 332 प्लस 0.6 इंटू टी। 0.6 इंटू टी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 10 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है क्या वैल्यू होएगी, तो टी की वैल्यू सिर्फ कितनी डाल दोगे 10 डाल दोगे। 50 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है 50 डाल दोगे। चलो 20 डिग्री सेल्सियस पे निकाल के बताओ क्या वैल्यू हो जाएगी साउंड की। बिल्कुल, जब 20 डाला तो 20 इंटू 6 होता है 12। 332 प्लस 12 344। तो इस तरीके से आपने देखा, ठीक है। ओके ओके शौर्य, जो आप बोल रहे हैं डेंसिटी, एक्चुअली डेंसिटी पे डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ साउंड। वो मैंने लिख तो दिया, पहले ही लिख दिया मैंने डेंसिटी। अरे मीडियम लिख तो दिया। मीडियम का मतलब ही है ये अलग अलग मीडियम्स की अलग अलग डेंसिटी होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम। सॉलिड्स की ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब अलग अलग डेंसिटी पे भी। तो मीडियम लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। ये एयर के लिए लिखा है, सिर्फ एयर के लिए, क्योंकि ये वैल्यू एयर के लिए होती है और किसी के लिए नहीं होता है। हाँ, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आपका बुक में दे रखा है, हालांकि वो कोर्स में नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन तब भी दे रखा है, वो आपको करना नहीं है। वेलोसिटी किसी भी मीडियम में क्या होगी उसका एक फॉर्मूला ये दे रखा है, गामा पी अपॉन रो। जहाँ पे पी प्रेशर है, गामा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स है, रो डेंसिटी है। मैं ये नहीं बता रहा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, समझ में आए, ठीक है। पूछना हो तो पूछ लेना, वरना चैप्टर के आखिरी में कहोगे तो बता दूंगा। एक वेलोसिटी का और फॉर्मूला लिखा है v इज़ टू √T/m। अभी अलग अलग केसेस का है, अभी नहीं करा रहा हूँ, पहले पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लो, फिर अगर पूछना है तो पूछ लेना, ठीक है। फिलहाल ओके, हाँ, एक बात और रह गई कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करती है। एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी नमी, मॉइस्चर कितना है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा हवा में, वेलोसिटी ऑफ साउंड उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। लेस क्यों बोला आपने? हाँ जी, एक्चुअली क्या है ना, ह्यूमिडिटी बढ़ने से पता है एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है? नहीं, कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने से एयर की डेंसिटी कम हो जाती है बाबू। अरे देख लो ना, अगर ड्राई एयर है, ड्राई एयर में ऑक्सीजन होगी, जैसे ऑक्सीजन मान लो या नाइट्रोजन मान लो, ऑक्सीजन मानी जाती है मेनली। ड्राई एयर है, ऑक्सीजन O2, O2 का मास कितना होता है? 16 इंटू 2 32, और नाइट्रोजन भी मान लो तो 14 इंटू 2 28। लेकिन अगर मॉइस्चर आ जाएगा तो उस नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह मॉइस्चर ले लेगा। मॉइस्चर यानी H2O। H2O का मास क्या होता है? 18। तो कैसा होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से? हल्का या भारी? पगला गए हो का? 18 भारी होता है 32 और 28 से। वाटर का मास कैसा होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कम होता है मास। मास कम होने का मतलब हल्का होता है पानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से।
जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है, मॉइस्चर आने से डेंसिटी कम हो जाती है और डेंसिटी कम होने से वेलोसिटी बढ़ जाती है। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत डिटेलिंग एक्चुअली लिखी नहीं है, लेकिन लिखा था थोड़ा थोड़ा तो मैंने बता दिया, तो हो सकता है इसमें बहुत मज़े ना आए क्योंकि ऊपर ऊपर से हम लोग चले हैं, लेकिन अब आगे जो पढ़ रहे हैं वो डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, बुक के सेकंड पेज पे बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हैं और जो लिखी भी हैं वो पूरी नहीं दे रखी हैं, तो आपको हो सकता है बुक से पढ़ने में परेशानी हो, लेकिन वो चीज़ें डिटेलिंग करनी भी नहीं है और जितना लिखा है वो भी बस ऊपर ऊपर से ही करना है। ठीक है, फिलहाल डिटेलिंग इसकी 11th क्लास में आप पढ़ोगे फिज़िक्स में, बहुत पूरा एक चैप्टर है साउंड का, बड़ा सा यूनिट है पूरी। फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यस श्रिया, बिल्कुल सही युवांश। ठीक है भाई, बात आई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बेटा 9th क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था आपने। लाइट अगर किसी सरफेस पे पड़े इस तरीके से, लाइट किसी सरफेस पे पड़े जैसे मिरर पे पड़ती थी, तो अगर ऐसे लाइट आ रही है तो लाइट पड़ के कहाँ जाती थी? ये इंसिडेंट लाइट रे, ये नॉर्मल, और ये ऐसे चली गई, ऐसे आई तो ये एंगल, ये इंसिडेंट रे, ये और ये नॉर्मल। जैसे लाइट को अगर इस तरीके से डालें तो ऐसे चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक अ रिजिड हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे लाइट किसी मीडियम पे पड़ के रिफ्लेक्ट होती है, बिल्कुल उसी तरीके से साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है। लाइट की जगह साउंड ले लो तो साउंड भी रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन उसे इंसिडेंट रे कहने की बजाय उसे कहेंगे इंसिडेंट वेव। साउंड जो है, साउंड में क्या शब्द यूज़ नहीं करना, रे थोड़ी होती है, रे तो लाइट के लिए यूज़ करते हैं, वो वेव है। ये इंसिडेंट वेव हो जाएगी साउंड की, ये रिफ्लेक्टेड वेव हो जाएगी, ये नॉर्मल हो जाएगी। और जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट में होते हैं कि आई और आर बराबर होंगे और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ऐसे ही साउंड में भी ये एप्लीकेबल होते हैं, दोनों के दोनों। आई इज इक्वल टू आर यहाँ पर भी होता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, जैसे कि लाइट में वैसे ही साउंड में भी। लेकिन ऐसा रिफ्लेक्शन होने से एक फिनोमिना पैदा होता है जिसे हम कहते हैं एको। क्या कहते हैं हिंदी में? गूंज। गूंज पैदा होती है। कभी आपने देखा है खाली बड़े बड़े हॉल्स में आप बैठे हो और आपकी आवाज़ गूंजने लगती है? या ऐसा और कहाँ होता है? हिल स्टेशन में, माउंटेन्स पे ऐसा होता है, खाली कमरे में होता है ऐसा, बिग हॉल्स में होता है इस तरीके से। तो ये जो आपको गूंज सुनाई देती है, ये किस वजह से सुनाई देती है? यस, ये एको की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से सुनाई देती है। क्या होता है, जब आप बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से मेरी जो मुंह से आवाज़ निकल रही है वो जैसे आपकी तरफ जा रही है वैसे ही मेरे कानों में भी तो जा रही है, मुझे भी तो सुनाई दे रही है। तो मुझे तो सुनाई देती ही देती है एक बार, पहली बार। लेकिन क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सामने दीवार है, एक साउंड डायरेक्ट मुंह से कान में पहुँची और एक साउंड जो सामने का ही होगी दीवार पे, वो दीवार से टकरा के भी तो वापस आएगी रिफ्लेक्शन की वजह से। तो रिफ्लेक्शन की वजह से जब वापस आएगी तो दोबारा सुनाई देगी कि नहीं देगी? तो यही एको है। रिफ्लेक्शन, रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से हमें बार बार अपनी साउंड सुनाई दे, इसी को हम कहते हैं एको। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो एको की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, कह रहे हैं द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आफ्टर द ओरिजिनल साउंड इज सीज्ड। जो ओरिजिनल साउंड मैंने बोली वो एक बार कान में जाके बंद हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो साउंड गई थी बहुत दूर, हिल से टकरा के वापस आई, वो दोबारा सुनाई दी, इसी को हम कहते हैं एको। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन बात ये आई कि सर जी
पहाड़ों पे चले जाएं तो हमें एको सुनाई देती है। सर यहाँ एको क्यों नहीं सुनाई, यहाँ इको सुनाई दे रही है किसी को? क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्या यहाँ पे सामने दीवार से टकरा के साउंड वापस नहीं आ रही है? क्या नहीं आ रही होगी? आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? इतने सारे ये दीवार है, ज़मीन है और ये सीलिंग है, साउंड चारों तरफ फैल रही है मेरी, टकरा के इधर उधर से वापस आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? लेकिन तब भी एको तो नहीं सुनाई दे रही किसी को, एको तो नहीं सुनाई दे रही। वृंदा अभी बात करेंगे उसकी, एको क्यों नहीं सुनाई दे रही? हाँ जी, जोर से बोलिए। सर क्या मैं बता सकता हूँ आंसर? बिल्कुल बताइए बेटा, पास से बोलिए बेटा। सर बिकॉज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड इज 70 मीटर। बिल्कुल सही, मैक्सिमम नहीं मिनिमम बोलो। क्या होता है बेटा, बाई नेचर, बिल्कुल सही बताया आपने। हमें यहाँ पे एको क्यों नहीं सुनाई दे रही? आप में से कोई बताना चाहेगा? यस विष्णोई। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तो डिस्टेंस कम है, बिल्कुल सही कह रही हैं। इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। होता क्या है, बाई नेचर हमारे जो कान बने हैं वो नेचर ने ऐसे बनाए हैं कि हमारे कान में घुसने वाली दो अलग अलग आवाज़ें हमें अलग अलग तभी सुनाई देंगी, हमारा ब्रेन उन्हें अलग अलग इंटरप्रेट तभी कर पाएगा जब वो दोनों साउंड्स ईयर ड्रम पे पड़ने के बीच का टाइम गैप कम से कम 0.1 सेकेंड हो। पहली साउंड पड़ी और दूसरी साउंड अगर 0.1 सेकेंड से पहले ही पड़ गई तो वो दूसरी वाली साउंड हमें अलग सुनाई नहीं देगी, वो इंटरप्रेट नहीं हो पाएगा, एक ही साउंड लगेगी हमें। लेकिन पहली साउंड पड़ी और दूसरी साउंड 0.1 सेकेंड के बाद पड़ी, अब वो चाहे 0.1 सेकेंड के बाद 0.2 हो, 0.3 हो या 4 सेकेंड हो, 10 सेकेंड हो या 1 घंटा हो, 0.1 सेकेंड के बाद जब घुसेगी तब ही वो दूसरी आवाज़ हमें डिस्टिंक्टली अलग से सुनाई देगी। ये हमारा ईयर का बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग है। बात समझ पा रहे हो? अब होता क्या है, पहाड़ों पे इतने दूर दूर पहाड़ होते हैं, विष्णोई जी कह रही हैं। अब हमने बोला ताली बजाई, एक आवाज़ हमें सुनाई दी, दूसरी आवाज़ वहाँ गई वो गई वहाँ दूर पहाड़ तक पहुँची और टकरा के आई इतनी देर में तो 0.1 सेकेंड निकल गया। 0.1 सेकेंड तो लग जाएगा ना वहाँ से वहाँ तक वापस आने में। 0.1 सेकेंड जब निकल गया तो दूसरी वाली टकरा के जो आवाज़ आ रही थी वो हमारे कान पे पड़ेगी तो अलग सुनाई देगी या नहीं देगी? इसलिए पहाड़ों पे सुनाई देती है क्योंकि दूरी ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लग जाता है और हम सुन पाते हैं दूसरी आवाज़। लेकिन इस कमरे में अरे यही तो है, दीवार सामने ही तो है। अभी क्या है, बिल्कुल वो सामने वाली दीवार भी ले लीजिए तो मैं जो बोल रहा हूँ इतना कम डिस्टेंस है मेरे और दीवार के बीच कि मेरी आवाज़ जो वहाँ जा रही है पहली तो यहाँ आ गई और दूसरी आवाज़ वहाँ जो जा रही है वो टकरा के जो वापस आ रही है वो 0.1 सेकेंड से पहले ही आ जा रही है। तो वो कैसे सुना देगी? नहीं सुना देते। इसलिए स्मॉल रूम्स में एको सुनाई नहीं देती। बट ये कह रही हैं कि सर जी जब हमने घर पे पेंट कराया था अपने तो सारा पूरा कमरा खाली कर दिया था सर, सारी चीज़ें बाहर निकाल दी थी, अलमारी, बेड, सोफ़ा, सारे पर्दे हटा दिए थे सर। वो कमरे में फिर हम ऐसे कुछ जाते थे तो आवाज़ आती थी, एको आती थी। सर ऐसा कैसे कि खाली कमरे में एको आ रही है और भरा हुआ कमरा है तो एको नहीं हो रही है? सर डिस्टेंस तो वही है। तो सुन लो मेरे प्यारे बच्चे, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्य गुप्ता जी। तो सुन लो मेरे प्यारे बच्चे, खाली कमरा अगर छोटा हो ना तो भी एको सुनाई दे सकती है। रीज़न क्या है? क्या होता है कि खाली कमरा, इस समय सबको बाहर निकाल दें, हम पर्दे वर्दे उतार दें, ये सब हटा दें, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी जो आवाज़ है एको सुनने के लिए मुझे चाहिए कि जो मेरी दूसरी आवाज़ है एक ऐसे और दूसरी जो आवाज़ है वो कितनी देर के बाद आए, कम से कम। अब क्या होगा खाली कमरे में, मैंने जो बोला मेरी आवाज़ इस दीवार पे गई, इस दीवार से उससे टकराई, उससे इधर से टकराई, उधर से उधर गई, उधर से ऊपर गई, उधर से फिर मेरे कान में आई। अरे इतनी देर में तो इतना 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 करके 0.1 सेकेंड निकल गया। तो सुनाई देगी कि नहीं देगी?
बोले ये तो सर भरे कमरे में भी हो सकता है, इधर उधर टकरा के कान में आ जाए, 0.1 सेकंड निकल जाए। नहीं हो सकता भरे कमरे में। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भरे कमरे में आप बैठे हो, आपकी बॉडीज़ हैं, आपकी बॉडी सॉफ्ट हैं, आपके कपड़े सॉफ्ट हैं, पर्दे पड़े हैं सॉफ्ट हैं। सॉफ्ट सर्फेसेस आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड्स। ये टेबल सीट पड़ी हैं, हालांकि हार्ड हैं थोड़ी, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से साउंड टकरा के वापस इतनी नहीं आ पाती। खाली कमरे में साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल हट जाते हैं, कुछ नहीं होता, तो टकरा टकरा के इधर उधर से 0.1 सेकंड के बाद पहुंच ही जाती है, तो सुनाई देती है एको। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। तो बताओ, मूवी देख रहे हो आप, ठीक है, सामने मूवी चल रही है, आप क्या चाहोगे, एको हो या ना हो? नहीं चाहोगे ना, एको थोड़ी अच्छी लगेगी। कोई गाना बज रहा है, उसमें गाने में एको हो रही है, डायलॉग चल रहे हैं। तो फिर मूवी हॉल जब जाते हो, वहाँ चाहते हो आपकी एको हो? तो फिर क्या करा जाता है मूवी हॉल्स में, थिएटर्स में, ऑडिटोरियम्स में? एक जना बोलो, कुछ नहीं समझ में आ रहा। हाँ, आप बोलिए। कर्टेंस लगा देते हैं। आपने देखा है मूवी थिएटर्स में साइड में कर्टेंस बड़े होते हैं दीवारों पे, बड़े बड़े मोटे मोटे। क्यों बड़े होते हैं? जो इधर उधर साउंड भाग रही है, आपके कानों पे आने वाले के अलावा जो आवाज़ इधर उधर जा रही है, वो सब एब्जॉर्ब हो जाए, बार बार टकरा के ना आए। इसके अलावा और क्या इंतजामात होते हैं? ये आदित्य सही कह रहे हैं। हाँ, कारपेट बिछी होती है पूरे मूवी हॉल में, है ना। और क्या इंतजाम होते हैं बताओ? और क्या इंतजाम होते हैं एको ना बने उसके लिए मूवी थिएटर्स में? है बेटा? सीट कवर्स, सोफे, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल के सीट कवर्स डले होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल की सीट्स बनी होती हैं, क्योंकि सॉफ्ट सरफेसेस आर गुड एब्जॉर्बर्स। और वहीं अगर वो लोहे की सीट बना देते तो फिर काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता। और क्या इंतजामात होते हैं? एक और इंतजाम होता है, वो तो इसलिए ताकि बाहर आवाज़ ना जाए, ठीक है ना। और बताओ, छत नहीं देखी कभी मूवी थिएटर की? नहीं देखी वृंदा? किसी ने छत नहीं देखी कभी जाके? जाके मतलब ऐसे बैठ के ऊपर, सीलिंग नहीं देखी? क्या बात कर रहे हो? मूवी थिएटर इतनी बार गए होगे, कहीं भी जाते हो तो चारों तरफ मुआयना नहीं करते, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऊपर क्या है, कहाँ से लाइट आ रही है, कितनी रॉडें लगी हैं, यहाँ पंखे कहाँ हैं? अरे हम तो सबसे पहले ही देखते हैं क्या है चारों तरफ, क्या है ये। ऊपर जाके देखना अब मंडी घुमा के, तो आपको पता चलेगा कि ऊपर जो सीलिंग होती है, सीलिंग एक रफ सरफेस की बनी होती है। ये देख रहे हो इस कमरे की सीलिंग कैसी है? स्मूथ है, बहुत स्मूथ करा रखी है, अच्छा लगे देखने में। लेकिन वो कैसी होती है? रफ। एक्चुअली वो कार्डबोर्ड से या लकड़ी से, ऐसे मटेरियल से बनाते हैं। उसमें देखना ऐसे ग्रूव्स होते हैं, छेद छेद होते हैं, या ऊपर ऊंची नीची होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी, फ्लैट नहीं होती। रफ बनाते हैं ताकि साउंड एब्जॉर्ब हो जाए। बात समझ पड़? ठीक है, फिलहाल तो एको आपको समझ में आ गया। एको की कंडीशन है कि 0.1 सेकंड का समय होना चाहिए कम से कम, वो समझ में आ गया। अब हम ये निकाल लेते हैं कि भैया अगर हम इस तरीके से पहाड़ी पे खड़े हैं, ये पहाड़ी है, पहाड़ी से हम खड़े हुए हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने इस तरीके से गन फायर करी, ठीक है। गन फायर करने में आवाज़ आई, तो वो जो आवाज़ है इस तरीके से ऐसे आगे गई और टकरा के वापस आई। एक तो डायरेक्ट कान में पहुंच गई होगी और एक टकरा के वापस आई आवाज़। तो वो आवाज़ में कितना
टाइम का डिफरेंस होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का टाइम गैप होना चाहिए। तो हम यहाँ ये निकालने जा रहे हैं कि ऑब्स्टेकल और ऑब्जर्वर के बीच में कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि हमें एको सुनाई दे। ज़्यादा पास होगा तो जल्दी आ जाएगी ना, तो कम से कम एक डिस्टेंस होना चाहिए ना कि इतनी दूरी हो ताकि उसे वापस आने में 0.1 सेकेंड लग जाए। वो डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, एयर में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो कैसे निकालें? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। साउंड की वेलोसिटी तो हमें मालूम है, v से डिनोट कर दे रहे हैं, जो कि 344 मीटर पर सेकेंड होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे। टाइम की अगर बात करें तो आपको मालूम है 0.1 सेकेंड का टाइम होना चाहिए वापस आने में। तो इतने टाइम में 0.1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगी ये साउंड? डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? कितना कवर कर रही है? यस, बिल्कुल सही सौम्यदीप, युवांश नहीं, वृंदा, हार्ड बॉडी गुड एब्जॉर्बर नहीं होते हैं। बिल्कुल सही प्रीतम। हाँ जी, कितना डिस्टेंस कर रही है? 2D कर रही है। गई d डिस्टेंस, वापस आई d डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2D। तो लीजिए अभी मैं यहाँ पे t ही लिख दे रहा हूँ। तो ये लीजिए कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, v इधर गया t के साथ और 2 इधर नीचे आ गया, तो फॉर्मूला आ गया क्या डिस्टेंस का? v इंटू टी अपॉन 2। यहाँ वैल्यू लगा देते हैं। हमें मालूम है एट 20 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड। टाइम होना चाहिए 0.1 सेकेंड का, अपॉन 2 कर दें। ये लीजिए कितना आ गया? इसका मतलब कम से कम ऑब्स्टेकल कितनी दूर होनी चाहिए? 17.2 मीटर, अगर हम एको सुनना चाहते हैं। बट ये जो वैल्यू आप बता रहे हैं 17.2 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए ऑब्स्टेकल से, इसमें क्या एजम्पशन लेके बता रहे हैं? पहला ये तो, हाँ ये वही तो पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस इतना होना चाहिए, इसमें हमने कुछ एजम्पशन ली है। यस, पहली एजम्पशन ये कि जो हमें कैलकुलेशन कर रहे हैं कितने टेम्परेचर पे कर रहे हैं? 20 डिग्री सेल्सियस पे। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग डिस्टेंस निकलेगा। कि 20 डिग्री सेल्सियस पे निकाला है कि इतना होना चाहिए। तो यहाँ मत कह देना इस कमरे में भी सर इतना डिस्टेंस होगा तभी एको सुनाई देगी, क्योंकि इस कमरे का टेम्परेचर 20 नहीं है, कुछ और है। दूसरा एजम्पशन कि ये जो हमने एजम्पशन नहीं, दूसरा कंडीशन जो हमने यहाँ पे ये वैल्यू निकाली है वो हमने निकाली है तब जब हम ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ? एयर में। अगर यही काम पानी में कर रहे होते, पानी में डूबे हुए होती है सारी चीज़, जैसे फिश वगैरह अंदर सार, तो अंदर लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर अगर हम कहें कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए एको सुनने के लिए, पानी के अंदर भी तो एको सुनाई दे सकती है। पूरा पानी से कमरा भरा है, साउंड गई टकरा के वापस आई दीवार से, तो पानी में भी एको सुनाई देगी। लेकिन उसके लिए क्या डिस्टेंस होना चाहिए? वो अलग होगा, क्योंकि पानी के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड अलग होती है, लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। तो 1500 अपॉन 2 करेंगे तो लगभग 75 मीटर आएगा। यानी पानी के अंदर लगभग 75 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तब एको सुनाई देगी। समझ पा रहे हो? तो ये आपके लिए आज का काम है, ठीक है। इसके आगे का हम वेडनेसडे पढ़ेंगे। और आप लोगों को पता है कल किस चीज़ का टेस्ट है? इलेक्ट्रोलिसिस की मेंटी क्विज है, उसका लिंक ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पर, और यहाँ पर आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैट्स में मैं डाल दूँगा कल का लिंक। 3:15 पर आप लोग की इलेक्ट्रोलिसिस है, और 4 o'clock पर 4:15 पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, 9th क्लास में रिफ्लेक्शन पढ़ा था आपने, वो दूसरे क्लास के लिए है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं अपनी नॉलेज के लिए तो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना है। धन्यवाद, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।